हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। और जो लोग अच्छे नहीं हैं वह सबसे पहले अपने हेल्थ का ध्यान रखें, उसके बाद अपने करियर का ध्यान रखें और तीसरे नंबर पे अपने जीवन से जुड़ी हुई अन्य चीज़ों का ध्यान रखें। आज हम लोग एक नए टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं। तो यदि आप हमारे पुराने छात्र हैं तो आपको पता होगा कि हम लोग पिछले 5 लेक्चर से लगातार बात कर रहे हैं यूजीसी नेट पेपर 1 के बारे में, जो कि क्रैश कोर्स हमने स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोग चर्चा कर रहे थे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम पेपर 1 के बारे में, जिससे हमेशा आपके यूजीसी नेट के एग्जामिनेशन में सवाल पूछा जाता है। तो उसमें कई सारे टॉपिक्स पे हमने चर्चा की थी। लास्ट के लेक्चर में हम लोगों ने लॉजिकल रीजनिंग के बारे में चर्चा किया था, जिसमें कुछ मैंने आपको बताया था कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में, जिससे वो लोग हमेशा सवाल पूछते हैं। जिसमें मैंने आपको बताया था फैक्ट क्या होता है, ओपिनियन क्या होता है, प्रेजुडिस क्या होता है, उसके साथ साथ बिलीफ क्या होता है और इन सभी के बीच में बेसिक अंतर क्या है। इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने विस्तार से चर्चा किया था। आज हम लोग लॉजिकल रीजनिंग के दूसरे लेक्चर में हैं। तो आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं कुछ डिफिनेशंस के बारे में। ध्यान रखना, लॉजिकल रीजनिंग में मैंने बताया था आपको 5 सवाल पूछे जाते हैं और यह आप पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि 5 सवाल ये लोग पूछते कहाँ से। तो हम लोग दूसरे सवाल की तरफ चर्चा कर रहे हैं। डिफिनेशन से एक सवाल ये लोग हमेशा पूछते हैं, इसलिए इस बात को ध्यान रखना और बहुत ध्यान से आप इस वीडियो को देखना और समझने की कोशिश करना। लिख तो आप बाद में कभी भी लोगे। तो चलो देखते हैं। पहले यह जान लेते हैं कि चर्चा क्या करेंगे। कुछ डिफिनेशंस हैं जिससे ये लोग सवाल पूछते हैं और उसके साथ साथ हम लोग चर्चा करेंगे कॉनोटेशन के बारे में कि कॉनोटेशन क्या होता है, और उसके साथ साथ हम लोग चर्चा करेंगे डिनोटेशन के बारे में कि डिनोटेशन क्या होता है। तो बेसिकली हम लोग 3 चीज़ चर्चा करने वाले हैं। कुछ डिफिनेशंस हैं जो लॉजिकल रीजनिंग में बहुत महत्वपूर्ण है, जहां से एक सवाल ये लोग हमेशा पूछते हैं, और दूसरे नंबर पे चर्चा करेंगे कॉनोटेशन के बारे में, कॉनोटेशन क्या होता है और डिनोटेशन क्या होता है। यानी कि हम लोग 3 चीज़ चर्चा करने वाले हैं। तो आइए फिर हम लोग एक एक करके शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग कुछ डिफिनेशंस के बारे में। तो वह कौन कौन से डिफिनेशंस हो सकते हैं और उसको कैसे परिभाषित किया जा सकता है, उसको समझने की एक कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डिफिनेशंस। चूँकि यहाँ पे 5-6 प्रकार के हैं, तो हर एक डिफिनेशन पे हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। यह क्रैश कोर्स कहने को है, लेकिन हम लोग कॉन्सेप्चुअली पढ़ते हैं। यदि आप हमारे पुराने छात्र हैं तो आपको पता होगा कि मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि आप ऐसे पढ़ो कि आप दूसरे को पढ़ा सको, नहीं तो फिर पढ़ने का कोई मतलब नहीं बनता। फिर एक ही चीज़ को दोबारा पढ़ने का क्या मतलब है। समय बहुत लिमिटेड है, आप इतना समय का क्यों बर्बाद करोगे। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो डिफिनेशन लिखना वह है इंटेंशनल डिफिनेशन। ठीक है, इंटेंशनल डिफिनेशन। और इंटेंशनल के साथ साथ हम लोग पढ़ेंगे एक्सटेंशनल डिफिनेशन। एक्सटेंशनल डिफिनेशन, यह 2 प्रकार के डिफिनेशन है। यदि आप इंटेंशनल समझ जाते हो तो आप एक्सटेंशनल समझ जाओगे, और यदि आप एक्सटेंशनल समझ जाते हो तो आप इंटेंशनल समझ जाओगे। तो इन दोनों का हिंदी में यदि बात करें तो आप लिख सकते हो इंटेंशनल को बोलते हैं अनिवार्य। जैसे आप बोलते हो ना कि मैंने इंटेंशनली नहीं किया था, जैसे ऐसे अक्सर जो होता है नोक झोंक, किसी के साथ लड़ाई होता है तो कई आपके दोस्त बुरा मान जाते हैं, तो आप बोलते हो ना यार मैंने इंटेंशनली नहीं किया था, जानबूझ करके मैंने नहीं किया था। ठीक, तो इंटेंशनल तो मेरा ख्याल है कि आप समझते होंगे। एक्सटेंशनल आज समझने की कोशिश करेंगे। और एक्सटेंशनल जो होता है उसको हिंदी में बोलते हैं विस्तारित। ठीक है, आपको पता है एक्सटेंट का मतलब क्या होता है। एक्सटेंट का मतलब होता है विस्तार करना। ठीक है, जैसे देखोगे कि सभी राजा, चूंकि हम लोग इतिहास के छात्र हैं तो आप देखोगे कि जो भी अकबर आ रहे हैं, उसके बाद उनके बेटे आएंगे, पोते आएंगे, सभी लोग अपने अपने समय में एम्पायर का एक्सटेंशन करते हैं, साम्राज्य का विस्तार करते हैं। तो इंटेंशनल को हिंदी में क्या बोलेंगे, अनिवार्य परिभाषा, और एक्सटेंशनल को बोलेंगे विस्तारित परिभाषा। अब हम लोग एक एक करके चर्चा करते हैं कि इंटेंशनल क्या होता है और एक्सटेंशनल क्या होता है। यदि आप कॉम्पिटिटिव स्टडी करोगे तो मेरा ख्याल है कि ज़्यादा समझ पाओगे, इसलिए इसको यहीं पे रहने देते हैं। एक्सटेंशनल, ठीक, विस्तारित। तो आप एक चीज समझ रहे होगे कि यहाँ जो विस्तारित है इसका मतलब है कि ये लार्ज लेवल पे होगा, इसका जो एरिया होगा वो ब्रॉड होगा, लेकिन इंटेंशनल का जो एरिया होगा वह शॉर्ट होगा। ठीक है, एक्सटेंशनल का जो एरिया होगा, इंटेंशनल का जो एरिया होगा वह शॉर्ट होगा। बैटरी लो हो गया था लैपटॉप का, चलो कोई बात नहीं, चार्ज में लगा दिया है। इंटेंशनल का जो एरिया होगा वह शॉर्ट होगा, ठीक, और एक्सटेंशनल का जो एरिया होगा वह लॉन्ग होगा।
ठीक, समझ में आ रही बात। इंटेंशनल जो होगा वो छोटे चीज़ों के लिए होगा, एक्सटेंशनल जो होगा बड़े समूह के लिए होगा। यहाँ तक समझ में आ रही बात। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, एक उदाहरण लेता हूँ, जैसे लेता हूँ हिस्ट्री। ठीक, तो यदि हम लोग हिस्ट्री के बारे में ओवरऑल बात कर रहे हैं तो एक्सटेंशनल बात होगी। ठीक, लेकिन यदि हम लोग हिस्ट्री में सिर्फ हेरोडोटस के बारे में बात कर रहे हैं, या फिर हम लोग सिर्फ एंसेंट हिस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं, या फिर हम लोग लिबी के बारे में बात कर रहे हैं, टैसिटस के बारे में बात कर रहे हैं, बिपिन चंद्रा के बारे में बात कर रहे हैं, यानी किसी एक पार्टिकुलर व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक, तो इंटेंशनली हेरोडोटस पे बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो बात हो रही है एक्सट्रैक्शनली जो क्या हो रही है, हिस्ट्री पे बात हो रही है। ठीक, समझ में आ रही बात। तो हिस्ट्री पे जो बात करेंगे वो एक्सटेंशनल डिफिनेशन के अंतर्गत काउंट किया जाएगा। और जब केवल हिस्ट्री में से किसी एक हिस्टोरियन को उठा लिए, किसी एक यूनिट को उठा लिए, किसी एक टॉपिक को उठा लिए, उस पर जो चर्चा करेंगे वो इंटेंशनल डिफिनेशन के अंतर्गत आएगा। समझ में आ रही है बात। चलो आगे बात करते हैं। जैसे देख दूसरा उदाहरण लेते हैं। मान लो कि आप केमिस्ट्री पढ़ते हो, ठीक, केमिस्ट्री। तो यदि हम लोग ओवरऑल केमिस्ट्री के बारे में बात करेंगे तो एक्सटेंशनल डिफिनेशन के अंतर्गत उसको काउंट किया जाएगा। लेकिन यदि केमिस्ट्री में केवल हम लोग मान लो पीरियोडिक टेबल के बारे में बात कर रहे हैं, पीरियोडिक टेबल के बारे में बात कर रहे हैं, या फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पर हम लोग इंटेंशनली सिर्फ एक पार्टिकुलर टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, एक पार्टिकुलर एलिमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए इसको इंटेंशनल डिफिनेशन के अंतर्गत रखा जाता है। मेरा ख्याल है कि आप समझ पा रहे होगे। तीसरे यूनिट को, तीसरे एग्जाम्पल के तौर पर हम समझते हैं। जैसे मान लो फिजिक्स है, फिजिक्स एक सब्जेक्ट है, ठीक है। तो यदि हम लोग ओवरऑल फिजिक्स के बारे में बात करते हैं, इट मीन्स यह एक्सटेंशनल डिफिनेशन के अंतर्गत काउंट किया जाएगा। बट यदि हम लोग फिजिक्स में किसी एक पार्टिकुलर चैप्टर को ले लेते हैं, जैसे मान लो लाइट को ले लेते हैं, तो लाइट के बारे में जो चर्चा करेंगे वह इंटेंशनल डिफिनेशन के अंतर्गत इसे काउंट किया जाएगा। ठीक है, तो मेरा ख्याल है कि आपको समझ में आ गया होगा इंटेंशनल डिफिनेशन और एक्सटेंशनल डिफिनेशन के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं तीसरे डिफिनेशन के बारे में। तीसरा डिफिनेशन जो होगा हमारा, उसको एक बार देखते हैं। तीसरे नंबर पे लिखिएगा, तीसरा डिफिनेशन लिखिएगा स्टिपुलेटिव डिफिनेशन। स्टिपुलेटिव डिफिनेशन, इसको हिंदी में बोलते हैं स्वनिर्मित। देखो आप इसका हिंदी समझोगे ना, इसको यदि आप संधि विच्छेद करोगे तब आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्वनिर्मित, स्व का मतलब क्या होता है, खुद से, है ना, खुद से, और निर्मित का मतलब खुद से उसका निर्माण किए। हम लोग किसी भी परिभाषा को निर्मित किए हैं, उसको हम बनाए हैं, अपने तरीके से उसको डिफाइन करने की कोशिश किए हैं। ठीक, तो कोई भी किसी भी प्रकार का डिफिनेशन हो, जैसे स्टिपुलेटिव, मान लो कि कोई भी एक चीज़ हमको समझाना होता है तो वह किताब में मान लो टफ लैंग्वेज में दिया रहता है और उसको मैं अपने शब्दों में ढालकर आपको समझाता हूँ। वह दरअसल वह जो प्रक्रिया है, वह जो डिफिनेशन है, वह स्टिपुलेटिव डिफिनेशन है। समझ में आ रही बात? नहीं समझ में आई? फिर से समझते हैं। जैसे मान लो कि आप कोई किताब पढ़ो, मान लो कि आप शिक्षक हो, ठीक, और आप किसी चीज़ को चैप्टर पढ़ो, किसी चैप्टर को पढ़े आपने किताब में, वहाँ पे उसको किताबी भाषा में परिभाषित किया गया है। लेकिन आपको पता है कि यदि हूबहू उस लैंग्वेज को उठाकर बच्चों के पास ले जाएंगे तो बच्चों को समझ में चीज़ें नहीं आएंगी। तब आप क्या करेंगे, मैसेज को अपने भाषा में तब्दील करेंगे, और वह जो तब्दील करेंगे ना, वह प्रक्रिया को ही स्टिपुलेटिव बोलते हैं, स्टिपुलेशन बोलते हैं, स्वनिर्मित परिभाषा। समझ में आई बात? मेरा ख्याल है कि समझ में आ गया होगा। जैसे मेरे एक शिक्षक थे, जब मैं क्लास 6 में पढ़ता था तो पहली बार हाई स्कूल में पढ़ने के लिए गया था। क्लास 6 से मेरा हाई स्कूल शुरू हुआ था। तो वहाँ पे मेरे एक टीचर थे जिनका नाम था सुरेश। ठीक है, तो सुरेश सर ने हमसे पहली मुलाकात में एक सवाल किया था, बताओ इतिहास की परिभाषा बताओ। ठीक, तो उस समय जो हमें रटाया गया था ना कि इति का मतलब होता है बीती। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा मतलब इरेलेवेंट लगेगा, आप समझ सकते हो। हम लोग को ये बताया गया था ना कि इति का मतलब होता है बीती। ठीक, यह दरअसल स्टिपुलेटिव डिफिनेशन है। मैं उदाहरण दे रहा हूं, मेरा ख्याल है कि समझ में आ जाएगा। और हास का मतलब होता है कहानी, ऐसा मेरे एक शिक्षक ने समझाया था। तो मतलब इन्होंने कहा कि बीती हुई कहानी को इतिहास कहते हैं। हालांकि इतिहास का ऑफिशियल डिफिनेशन ऐसा किसी भी किताब में आपको नहीं मिलेगा। ठीक, आप जितने भी ऑफिशियल हिस्टोरियन हैं उन सभी का किताब पढ़िए, इतिहास को जिन लोगों ने डिफाइन किया है वह इस परिभाषा से संबंध नहीं रखते हैं। लेकिन एक टीचर ने आपको समझाने के लिए, मुझे समझाने के लिए स्वनिर्मित परिभाषा का यूज़ किया और अपने शब्दों में उसको ढाला ताकि मुझे चीज़ें समझ में आ सके।
समझ में आ रही बात? यह आपको इसलिए पढ़ाया जा रहा है क्योंकि आप नेट जेआरएफ करने के बाद जब आप प्रोफेसर बनोगे तो बहुत सारी चीज़ें जो किताबी भाषा में लिखी हुई, जो बहुत टफ लैंग्वेज में है, तो आप अपने बच्चों के पास कैसे उसको ले जाओगे, कैसे उसको समझाओगे। इसीलिए आपको बताया जा रहा है कि स्टिपुलेटिव जैसा कोई डिफिनेशन होता है जिसकी ज़रूरत है आपको सीखने की। समझ में आ गई बात? आ जानी चाहिए। आगे बात करते हैं चौथे नंबर पे। चौथा जो है वह है प्रेसाइजिंग डिफिनेशन। प्रेसाइजिंग को हिंदी में यहां पे बोला है सटीक। ठीक है, सटीक परिभाषा, सटीक परिभाषा। अब तुम देखोगे प्रेसाइजिंग आप पढ़े हो, बचपन में पढ़े होगे, हम लोग स्कूल में पढ़े थे। प्रेसाइज करना, इसको बोलते हैं ना संक्षिप्त करना। ठीक, संक्षेपण हम लोग को पढ़ाया जाता था हाई स्कूल में, संक्षेपण। इसमें क्या होता था कि मान लो कि कोई शब्द है जो कोई पूरा मतलब मान लो कि एक कॉम्प्रिहेंशन टाइप से दिया हुआ है 100 शब्दों में, तो इसको 1/3 में लिखना होता था और एक टाइटल चुनना होता था। ठीक, उसका शीर्षक चुनना होता था। यह दरअसल जो है ना, यही प्रेसाइजिंग है, यही संक्षेपण है। यहाँ पर आपको इसलिए पढ़ाया जाता है कि बहुत चीज़ें मतलब किताब में बहुत लेंदी दे दिया है, बहुत लेंदी दे दिया है, लेकिन आपको कम से कम शब्दों में अपने बच्चों को समझाना है। उसको प्रेसाइज करके एकदम सटीक शब्दों का इस्तेमाल करें, या यूँ कहें कि एकदम कम से कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा बात को रखना। जैसे मिर्जा गालिब रखते हैं ना, कम से कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा बात को रखते हैं। और जितने भी दुनिया में शायर हुए हैं वह प्रेसाइजिंग में महारत हासिल किए हुए हैं, क्योंकि वो लोग यही करते हैं, सटीक शब्द का इस्तेमाल करते हैं और अनेक शब्दों के बदले एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं। आप पढ़े होंगे, ठीक है, आप अंग्रेजी पढ़ोगे तो उसमें एक टॉपिक है अनेक शब्दों के बदले एक शब्द का इस्तेमाल करना। एसएससी वगैरह में बहुत पूछा जाता है। हालांकि मैं कभी एसएससी का तैयारी नहीं किया हूं, लेकिन मेरे कुछ बच्चे थे तो इसलिए मुझे पता है। तो प्रेसाइजिंग जो है ना, दरअसल वह सटीक परिभाषा को बोलते हैं। तो मेरा ख्याल है कि आप सटीक परिभाषा का डेली यूज करते होगे। जब आप लड़ते हो अपने गर्लफ्रेंड से, बॉयफ्रेंड से, अपने दोस्त से, माता पिता से, एकदम सटीक शब्द चुनते हो। ठीक है, और सटीक शब्द चुन करके एकदम फेंकते हो। जैसे मैंने अपने एक दोस्त को कभी गिरगिट बोल दिया था, तो उसके बाद क्या हुआ कि हम लोग का दोस्ती का ही ब्रेकअप हो गया। ठीक, सटीक शब्द था, मुझे नहीं पता था कि ऐसा होगा, लेकिन प्रेसाइजिंग दरअसल इसी को कहते हैं। मेरा ख्याल है कि अब इससे ज़्यादा एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं है आपको, आप समझ जाओगे। और देखो एक बात याद रखना, मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप पढ़ो ऐसा ना कि दूसरे को पढ़ा सको यार, नहीं तो फिर मत पढ़ो, फिर पढ़ना छोड़ दो ना, फिर क्या फ़ायदा है पढ़ने का। दुनिया में तो इतने लोग पढ़ रहे हैं। आगे बात करते हैं। अगला जो एक डिफिनेशन दिया इन्होंने वह है मोटिवेशनल डिफिनेशन। मोटिवेशनल डिफिनेशन, ठीक, मोटिवेशनल को हिंदी में क्या बोलेंगे, है ना, किसी को प्रेरणा भरना। ठीक है, प्रेरक परिभाषा बोलते हैं, प्रेरणा भरी परिभाषा, प्रेरणा भरी परिभाषा। अब देखो अक्सर जो है बच्चे सोचते हैं कि मोटिवेशन सिर्फ पॉजिटिव सेंस में होता है। नहीं, मोटिवेशन जो होता है, मोटिवेशनल डिफिनेशन पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है, सकारात्मक भी हो सकता है और नकारात्मक भी होता है। जब सकारात्मक होता है तो एक गरीब का बच्चा आईएएस भी बन जाता है, उसको मोटिवेट करो तो मेहनत करके दिया जला जला के पढ़ता है। चाय वाला व्यक्ति प्रधानमंत्री भी बन सकता है इस देश में। तो ये सारा मोटिवेशनल जो डिफिनेशन का सकारात्मक हिस्सा है। लेकिन यदि इसके नकारात्मक हिस्से को देखें तो एक अच्छा से अच्छा ओसामा जैसा इंजीनियर भी आतंकवादी बन जाता है। ठीक, बहुत ब्रिलियंट माइंड था, और ओसामा जैसा व्यक्ति भी, निगेटिव लिख लो यहाँ पे, मैं पॉजिटिव लिख दूँ, तो वह भी क्या बन जाता है, आतंकवादी बन जाता है। तो वह भी कैसे बनाया जाता है, जैसे ह्यूमन बॉम्ब जो लोग बनते हैं जाकर कहीं भीड़ में, जैसे राजीव गांधी को उड़ा दिया गया था ह्यूमन बॉम्ब के थ्रू, तो ये सब कैसे होता है, वह भी मोटिवेशन का ही कमाल है, लेकिन वह निगेटिव सेंस में है और ये वाला पॉजिटिव सेंस में है। तो मोटिवेशनल डिफिनेशन आपको इसीलिए यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है ताकि कल होकर के आप लेक्चरर बने और आप कॉलेज में पढ़ाने के लिए जाएं तो मोटिवेशनल डिफिनेशन का यूज करें, उसका सकारात्मक यूज, नकारात्मक यूज मत करना। क्योंकि बहुत सारे प्रोफेसर आतंकवादी भी बन गए हैं, अपने दिमाग का अलग अलग तरीके से वो लोग इस्तेमाल करने लगते हैं। ठीक, चलो, और दिमाग को क्या पता है कि तुम सकारात्मक करने जा रहे हो, नकारात्मक करना। दिमाग तो हर फील्ड में काम करेगा ना, उसका काम है एक्ट करना। आप उसको सोचने के लिए कहिए, वो सोचेगा। नकारात्मक कहिएगा तो नकारात्मक सोचेगा, सकारात्मक कहेंगे तो सकारात्मक सोचेगा, नहीं कहेंगे तो नहीं सोचेगा, जंग लग जाएगा फिर। ठीक, मेरा ख्याल है कि मोटिवेशनल डिफिनेशन भी आपको समझ में आ गया होगा। और अगले परिभाषा की तरफ चलते हैं, और अगला जो परिभाषा है वह है ऑपरेशनल डिफिनेशन। ऑपरेशनल डिफिनेशन, ऑपरेशनल डिफिनेशन को हिंदी में क्रियाशील बोला गया है।
ऑपरेशनल डिफिनेशन को हिंदी में क्रियाशील बोला गया है। ऑपरेशनल डिफिनेशन का इस्तेमाल वहां पे किया जाता है जहां पे किसी भी कांस्टेंट चीज को, सॉरी माफ करना कांस्टेंट बोल रहा हूं, वेरिएबल चीज को मापने के लिए, ठीक है, इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मान लो कि आप यह कर रहे हो कि आप एक टॉपिक लिए कि ब्रिटिश भारत में या फिर ब्रिटिश का जो पीरियड था, मान लो कॉलोनियल फेज था, उसमें भारत का जो शैक्षणिक स्तर था वो कितना बढ़ा, उसका ग्राफ कितना बढ़ा कितना घटा, कब उसका इनिशियल फेज था, मैच्योर फेज था, और कब उसका डिक्लाइन फेज आया। तो ये क्या है, उसके वेरिएबल सिचुएशंस हैं, वेरिएबल कंडीशंस हैं, उसको मापने के लिए, ठीक, आप जिस पैमाने का इस्तेमाल करते हैं और उसको कैसे मापा जाए, यह जिस परिभाषा के अनुसार आप तय करते हैं वह परिभाषा ही ऑपरेशनल डिफिनेशन कहलाता है। तो आप रिसर्च स्कॉलर बनोगे, इसीलिए आपको यहाँ पर ऑपरेशनल डिफिनेशन पढ़ाया जा रहा है। दूसरे उदाहरण से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप जिस पंचायत में हैं उस पंचायत में पहले इंडस्ट्री नहीं था, फिर इंडस्ट्री लगा, ठीक, तो वहाँ पे रोजगार बढ़ा। तो पहले रोजगार कम था, उसके बाद बढ़ा, फिर उसके बाद मान लो इंडस्ट्री बंद करवा दिया गया तो फिर घटा। तो यह जो ग्राफ है घटने का, बढ़ने का, न्यूट्रल रहने का, उसको कैसे मापा जाए, उसको परिभाषित करने के लिए आप जिस परिभाषा का इस्तेमाल करेंगे उस परिभाषा को ही ऑपरेशनल डिफिनेशन कहते हैं, जिसका इस्तेमाल रिसर्च स्कॉलर अपने रिसर्च में करते हैं। समझ में आ रही बात? ठीक है, मेरा ख्याल है कि समझ में आना चाहिए। जैसे आप देखोगे मुगल फेज में देखोगे तो शाहजहां के फेज को क्या बोला जाता है कि स्थापत्य कला का स्वर्ण युग था। हालांकि अकबर के पास तो बहुत सारा रिसोर्सेज था, लेकिन स्थापत्य कला का स्वर्ण युग उसे क्यों नहीं कहा जाता है, शाहजहां वाले फेज को ही क्यों कहा जाता है? तो इसको मापने के लिए जिस प्रकार के परिभाषा का इस्तेमाल हम लोग करेंगे वह परिभाषा ही ऑपरेशनल डिफिनेशन कहलाएगा। मेरा ख्याल है कि समझ में आ गया होगा। और उदाहरण नहीं देना है, चलो रहने देते हैं, बोले कितना उदाहरण दे। आगे बात करते हैं। अगला जो है ना, एक है ऑस्टेंसिव डिफिनेशन। एक कितना नंबर याद रखना यार, नंबर में भूल गया हूं। ऑस्टेंसिव डिफिनेशन, इसको पता है क्या बोलते हैं? तथाकथित। जब मैं कभी भी लेख लिखता हूँ ना तो ये तथाकथित शब्द का इस्तेमाल मैं बहुत करता हूँ, जिसको बोलते हैं ना कि सो कॉल्ड। लाइफ में कुछ फ्रेंड होते हैं ना सो कॉल्ड टाइप के, मतलब फ्रेंड का दर्जा तो लिए हुए हैं, लेकिन जब आपको किसी भी चीज़ की आवश्यकता पड़ी, मतलब आवश्यकता पड़ी, तो फिर दोस्ती नहीं होती है। मतलब मान लो कि कभी आपको उनकी मदद की ज़रूरत पड़ जाती है या फिर आप उनसे प्यार करते हो, तमाम सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें होती हैं दोस्ती के साथ, तो वो लोग जो हैं आपके साथ खड़े नहीं होते हैं आपके बुरे सिचुएशन में, अच्छे सिचुएशन में। तो आप उन लोग के लिए कहते हो ना कि ये लोग तो यार सो कॉल्ड फ्रेंड है, मतलब दोस्त कहने को है, दोस्त है नहीं। ठीक, तो ऑस्टेंसिव डिफिनेशन भी वैसा ही होता है, जो कहने को तो परिभाषा होता है लेकिन एक्चुअल में वो परिभाषा नहीं होता है, सो कॉल्ड डिफिनेशन। ठीक, समझ में आ गई बात? आ गई होगी। आगे बात करते हैं। अगला जो डिफिनेशन है ना, इसे मान करके चलो आप, मैं वीवीआई कभी नहीं बोलता हूं लेकिन बोल रहा हूं कि देखो इसे मान करके चलो कि हमेशा 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 सवाल पूछा गया। ठीक, और ये इतना इजी है, इतना इजी है कि उसका कोई सीमा ही नहीं है। यह है एनालॉग। एनालॉग समझते हो ना? एनालॉग डिफिनेशन, इसी से बना है एनालॉजी। एनालॉग, इसका शुद्ध हिंदी जानोगे तो दिमाग चकरा जाएगा। इसको बोलते हैं सादृश्यता, सादृश्य परिभाषा। सादृश्य शब्द को समझोगे ना, इसका संधि विच्छेद करोगे तो आपको रटने का जरूरत नहीं पड़ेगा, मैं समझाता हूं उसको। देखो ये दो शब्दों से बना है ना, स और दृश्य। ठीक है, स का मतलब जो है एक जैसा, एक जैसा। ठीक है, और यह दृश्य का मतलब दिखने वाला। ठीक, यानी कि वैसा परिभाषा जिसमें दो चीजें एक जैसी दिखती हों। ठीक, समझ में आ रही बात? इसको ऐसे समझो, एनालॉग शब्द जो है, इसको, इसके लिए दूसरा शब्द इस्तेमाल करो, कंपैरिजन। तो देखना, जब भी दो चीजों का कंपैरिजन किया जाएगा ना, कंपेयर किया जाएगा, तुलनात्मक अध्ययन करने की कोशिश की जाएगी, तब आप समझ लेना कि वह जो डिफिनेशन है वह एनालॉग का डिफिनेशन है, एनालॉग का डिफिनेशन है। ठीक, समझ में आ रही बात? नहीं समझ में आ रही? जैसे एक उदाहरण देते हैं, जैसे कि जिस तरीके से हम लोग
कलम से लिखते हैं उसी तरीके से पेंसिल से भी लिख सकते हैं। तो यह क्या है, जिस तरीके से और उसी तरीके से, यह एक तुलनात्मक सेंटेंस है। और इसमें यदि आपसे पूछा जाए कि यह किस परिभाषा पर आधारित है, तो आप कहिएगा कि यह सादृश्य परिभाषा पर आधारित है। किस परिभाषा पे? सादृश्य परिभाषा पर आधारित है। इससे हमेशा 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 सवाल पूछा गया है। तो जब भी आए सादृश्यता से रिलेटेड या फिर दो चीज़ों का कंपेयर किया जाए कि जिस तरीके से देश में राजा हैं उसी तरीके से घर में बाप होता है, यह क्या है, एक तुलनात्मक स्टेटमेंट है, एक कंपेरेटिव स्टेटमेंट है। इसी को बोलते हैं एनालॉग डिफिनेशन, सादृश्य परिभाषा। समझ में आ रही बात? आ रही है ना? ठीक है, आ रही होगी। तो यह टोटल डिफिनेशन थे। मेरा ख्याल है कि आपको एक एक डिफिनेशन समझ में आ गया होगा। अब हम लोग दूसरे टॉपिक पे चर्चा करते हैं। जो मैंने आपको बताया था वह बताया था मैंने डिनोटेशन के बारे में, डिनोटेशन, और एक मैंने बताया था कॉनोटेशन। इन दोनों को अलग अलग करके नहीं पढ़ेंगे, एक साथ पढ़ेंगे तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। आप पढ़े होंगे डिनोट शब्द का जो इस्तेमाल होता है, मतलब होता है सूचित करना। ठीक है, डिनोट का मतलब आप सुने हो ना, डिनोटेशन जो बना है डिनोट शब्द से बना, जिसका मतलब होता है सूचित करना, उसके तरफ इशारा करना, संकेत करना, उसको बताना, उसको परिभाषित करना। ठीक, इतने सारे इसके शब्द हैं, इतने सारे इसके पर्याय हो सकते हैं। ठीक, डिनोटेशन को एकदम आराम से समझना, एकदम आसान भाषा में। तो डिनोटेशन का मतलब होता है वैसी परिभाषा या फिर वैसा अर्थ जो आपको डिक्शनरी में मिले, जो आपको कहाँ मिले, डिक्शनरी में मिले। ठीक, जैसे डिक्शनरी में मान लो कि बॉल का मतलब क्या होता है, गेंद। ठीक, बॉल का मतलब गेंद। जैसे गुड का मतलब क्या होता है डिक्शनरी में, अच्छा। ठीक, गुड का मतलब अच्छाई नहीं होता है ना, गुड का मतलब क्या होता है, अच्छा। तो डिनोटेशन में क्या होता है कि किसी भी शब्द का जो डिक्शनरी में मीनिंग है उसको डिनोटेशन बोलते हैं। ठीक, डिनोटेशन, डिनोटेशन को हिंदी में बोलते हैं मुख्य अर्थ, उसका मुख्य अर्थ क्या है। और कॉनोटेशन जो होता है ना, उसमें छिपा हुआ भाव होता है। कॉनोटेशन क्या होता है, उसमें छिपा हुआ भाव। किसमें, उस शब्द में, उस सेंटेंस में। जैसे एक उदाहरण के तौर पे मैं आपको समझाता हूं कि जैसे निग्रो मैंने बोला, ठीक है, निग्रो शब्द का इस्तेमाल किया। तो निग्रो का मतलब आप जाओगे तो आपको डिक्शनरी में मिलेगा कि काला और चपटा मुंह और हाइट कम और गोल टाइप का मुंह, इस तरीके से निग्रो को परिभाषित किया जाएगा। वह उसका डिनोटेशन हुआ। समझ में आ रही बात? लेकिन निग्रो के अंदर जो भाव है ना, जैसे गोरे को लेकर के, काले को लेकर के, इंडियन को लेकर के, वह जो छिपा हुआ भाव है वह दरअसल कॉनोटेशन कहलाएगा। समझ में आ रही बात? तो जितने भी शायर लोग जो होते हैं ना, शायर होते हैं, मोस्ट ऑफ जो कवित्री वगैरह जो होती हैं, जो महिलाएं कविता लिखती हैं, जो कवि होते हैं, ये सभी के सभी कॉनोटेशन का इस्तेमाल करते हैं, डिनोटेशन का नहीं। समझ में आ रही बात? कॉनोटेशन का इस्तेमाल करते हैं, डिनोटेशन का नहीं। और पूरा का पूरा जो पोएम होता है ना, पूरा का पूरा जो गज़ल होता है ना, वो सभी का सभी कॉनोटेशन पे आधारित है, डिनोटेशन पे नहीं। वही बात, जैसे पानी का मतलब यहाँ पे पानी समझा जाएगा, लेकिन पानी का मतलब यहाँ पे शायर चमक भी समझेगा और इज्जत भी समझेगा। समझ में आ रही बात? आ रही कि नहीं आ रही है? यही दरअसल पानी शब्द का जो वाटर का मतलब पानी, ठीक, या पानी का मतलब यहाँ पे डिक्शनरी में आपको सिखा देगा, बता देगा कि पानी का मतलब जल होता है। लेकिन यहाँ पे जो उसका कॉनोटेशन होगा, जिसका शायर लोग इस्तेमाल करते हैं, वह चमक और वह इज्जत। शब्द वही है, डिनोटेशन अलग है, कॉनोटेशन अलग है। समझ में आ रही बात? आ रही है ना? ठीक है, एक उदाहरण और लेकर के हम लोग देखते हैं। कॉनोटेशन में अलग अलग मीनिंग भी हो सकते हैं, वह पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है। लेकिन डिनोटेशन में कोई मीनिंग नहीं होता है। ठीक है, सॉरी, कोई भाव नहीं होता है, पॉजिटिव निगेटिव इस टाइप का कोई भाव नहीं होता है। ठीक, कॉनोटेशन जो होता है ना, वह कॉन्सेप्ट होता है। ठीक, और यह जो है वह डिक्शनरी में जो चीज़ें लिखी हुई है हूबहू वो चीज़ें होती है। समझ में आ रही बात? मेरा ख्याल है कि डिनोटेशन और कॉनोटेशन भी आपको समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।
तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और लोगों से प्यार करते रहिए और ऐसे ही आप वीडियो को देखते रहिए और खूब फ़ायदा उठाइए और नए लोगों को आप लोग चैनल पे जोड़िए। आप लोग जिस तरीके से हमारे साथ जुड़कर पढ़ाई कर रहे हो ना, अपने तमाम दोस्तों को, तमाम साथियों को हमारे चैनल के साथ जोड़िए। जो पैसा अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, जो बहुत गरीब हैं, पढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, वैसे बच्चे को प्लीज़ आप हमारे साथ जोड़िए। मुझे वैसे बच्चों की बहुत ज़रूरत है। सो थैंक यू वेरी मच टू वॉच दिस वीडियो। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।